हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आपको खबरों के नजदीक ले जाने के लिए कुछ खास जानकार लोगों से मिलवाते हैं, आपके रूबरू कराते हैं और चीजों को नजदीक से समझने और समझाने की हम कोशिश करते हैं। अभी लद्दाख में चीन की फौजें LAC पार करके कई जगहों पर अंदर आई हुई हैं, भारत की सीमा के अंदर। सीमा कहना एक अलग से एक टेक्निकल इशू है, लेकिन जो कुछ भारत के हाथ में है, भारत की जमीन है उसमें। और इस सिलसिले में हमने आपको दो बार लेह से बात कराई है, बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी से, रिगजिन स्पलबर साहब से। अब मैं ये समझने के लिए कि 1999 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के कमांडर थे फौज के, उस जमाने में जब वाजपेयी जी बस के जरिए पाकिस्तान गए थे, उसके फौरन ही उसी के आसपास ये सब हुआ था। उसमें और जो अब लद्दाख में जो कुछ चीन कर रहा है, इसमें और उसमें कितना फर्क था, इसके क्या मानी है, वहां के लोगों को लोग कितने मुतासिर थे और हैं, ये समझने के लिए आज मैं करगिल में एक जाने माने पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट सज्जाद हुसैन करगिली से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि चूंकि करगिल, आप खुद करगिल में रहते हैं और आपके सामने वो सारे वाकयात हैं और जर्नलिस्ट के तौर पर आप मुसलसल चीजें देख रहे हैं। अब ये जो लद्दाख में जो कुछ हो रहा है और करगिल में जो कुछ हुआ था, इसमें बुनियादी तौर पर क्या फर्क है, कैसा, क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आपके जो प्रोग्राम होते हैं, सबसे पहले मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि काफ़ी कुछ बेहतर अंदाज में आप चीज़ों की जो अक्कासी करते हुए लोगों को हकीकत से रूबरू करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। और हालिया दिनों से जो लद्दाख में इस वक़्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना की तरफ से जो इंट्रूजन हुआ है, उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर भी मुसलसल आपकी तरफ से प्रोग्राम्स आपने किए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 21 साल कबल यानी मई 1999 में, हम तो बहुत छोटे थे उस वक़्त, लेकिन याद है हमें कि पाकिस्तान की तरफ से द्रास और बटालिक सेक्टर में, जैसे मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस गाँव का नाम है काकसार, वेरी क्लोज़ टू लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वहाँ पे एक चोटी पड़ती है, बजरंग चोटी, वहाँ से ये इंट्रूजन शुरू हुआ और बटालिक वगैरह, यल्दौर सेक्टर और फिर मुश्कू घाटी, टाइगर हिल, तोलोलिंग, ये जो मारूफ चोटियाँ हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने ये इन्फिल्ट्रेशन किया, दरअंदाजी की, और ये तकरीबन सर्दियों में इस इलाके में आए, जब सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। द्रास दुनिया का दुव्वम दर्जे का सरद-तरीन इलाका का माना जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इंडियन आर्मी उस टाइम क्या करती है कि विंटर के मौके पर वो नीचे अपने बेस कैंप की तरफ लौट के आती थी उस ज़माने में, और विंटर में वो पूरी चोटियाँ खाली रह जाती थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने उस वक़्त ये इन्फिल्ट्रेशन किया, और इसमें और आज के जो लद्दाख में चाइना की तरफ से इंट्रूजन हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि वो जो डिसीजन था जो पाकिस्तान ने लिया था, उस डिसीजन में जैसे कि पाकिस्तानी राइटर्स ने भी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स ने भी लिखा है कि वो जो पाकिस्तान वाला डिसीजन था, जो कारगिल का इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया, कारगिल वार शुरू हुई उसके बाद, वो कुछ जर्नल्स का लिया हुआ डिसीजन था, और उसमें हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से किसी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाके सियाचिन या फिर कश्मीर वगैरह में किसी मुद्दे पर लाना, बार्गेन करना मकसद कहा जाता है जो वहाँ के जर्नलिस्ट और राइटर्स हैं। लेकिन उस वक़्त जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ये जो लड़ाई है तकरीबन मई से जुलाई तक चलता रहा, और 26 जुलाई को सारे जो पोस्ट थे वो वापस लिए गए, और
उस दिन को आज भी ऑपरेशन विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर काफी रुसवाई का सामना उस वक्त करना पड़ा, और खुद पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और जो लोकल सिविल एस्टेब्लिशमेंट में भी काफी खींचातानी हुई, जिसके बाद माफ कीजिएगा, जिसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो आपसी अनबन शुरू हुआ और जो ज़ातियात की हद तक पहुंचा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो लद्दाख में जो कुछ हुआ है, ये हालांकि कारगिल भी लद्दाख का ही हिस्सा है, ये दोनों एपिसोड लद्दाख खित्ते में हुए हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि हमारी अपनी स्टेट थी, अपनी रियासत थी, तो उस समय कम से कम जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आवाम से काफी जुड़े हुए भी थे, और हर हफ्ते जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब थे, तो वो विजिट भी किया करते थे। लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका पॉलिटिकली लोकल सतह पर नुमाइंदगी से महरूम है। और दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ लीगल हमें इख्तियारात थे, वो तमाम लीगलिटीज जो है वो खत्म की गई है, जिसके बायस चाइना ने इस चीज का फायदा उठाते हुए ये इंट्रूजन किया है। और आपको मालूम है कि ये जो पेंगोंग त्सो के एरिया में जो गलवान वैली पड़ती है, फिंगर हाइट्स वगैरह पड़ती हैं, जहाँ पे चाइनीज का इंट्रूजन हुआ है, और ये बड़ा हसास इलाका है स्ट्रेटेजिकली। लेकिन आबादी इसमें मुतासर नहीं हो रही है, क्योंकि आबादी से बहुत दूर ये इलाका पड़ता है। लेकिन कारगिल जंग में आबादी बराह रास्त टारगेट हुई, और जगह जगह से लोग जो है यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। तो ये अब इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या है, जो जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ऐसे वक्त में जब चीन और अमेरिका के बीच में टकराव की बात भी होती है, लेकिन उसी के बीच में एक अजीब, जिसको लोग पॉलिटिकल मजाक समझ रहे हैं, कि ट्रंप साहब कहते हैं कि हम भारत और चीन के बीच में मीडिएट करा सकते हैं। ये ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो, चूंकि साउथ चाइना का इशू है, हांगकांग अपने आप में गर्म है, काफी दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चीन यहाँ सीपेक बना रहा है इस इलाके से जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। तो क्या इस सबसे इसका कोई ताल्लुक है? क्या सीपेक प्रोजेक्ट को कोई फायदा पहुंचेगा? चीन अगर हावी होता है, कुछ इलाकों में कब्जे कर लेता है, उसमें क्या क्या उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए सर, इसमें सीधे तौर पर चीन ये बताना चाहता है कि मैं जब चाहूँ इंडिया को एम्बेरसमेंट करा सकता हूँ इंटरनेशनली। हिंदुस्तान को ये जताने की कोशिश कर रहा है चीन कि मैं मजबूत हूँ तुमसे। तो ये हाँ, एक सेंस चाइना डेवलप करना चाहता है, और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहता है चाइना कि आप जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, जहाँ पे चाइना का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बड़ा हसास इलाका है चाइना के लिए। तो चाइना उस इलाके में अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको मजबूत करना चाहता है, और हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा है कि आप इस इलाके से दूर रहिए, क्योंकि 370 के बाद हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ मजबूत किया है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर के। तो चाइना हिंदुस्तान को ये कहना चाहता है कि आप इस मामले में दूर रहिए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में ये जो एस्केलेशन हो रहा है, ये जो हालात तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान भी इससे फायदा उठाना चाहता है, और अमेरिका भी। और अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो जाए। तो इसमें क्या पाकिस्तान किस तरह से इससे फायदा उठा सकता है? यानी पाकिस्तान, ये लद्दाख वाले मामले में पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जी, वो पाकिस्तान का और जो जो एलएसी है उस तरफ की, उससे काफी दूर है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो फौज के जरिए इस पूरे इलाके को रौंदता हुआ जाए और पूरा ये इलाका भी चीन में चला जाए या पाकिस्तान में चला जाए, ये मुमकिन नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो सकता है? जी, मैं बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए, 370 के बाद जो है वो भारत सरकार का जो मौक़िफ़ रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है, गिलगित बल्तिस्तान का जो इश्यू है उसको काफ़ी मज़बूती से भारत सरकार ने उठाया है। उसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक परेशान है।
और पाकिस्तान इस मौके की तलाश में है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा कश्मीर वादी की बात करता है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द या दाई साबित करता है। लेकिन 370 के बाद पाकिस्तान की बेबसी पूरी दुनिया में देखी गई और अब पाकिस्तान श्रीनगर को बचाने के बारे में नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान बचाने के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के साथ एक सख्त मौकिफ अपनाए। सिवाय आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त के बाद इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी थी कश्मीर इशू को लेकर के, वो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर तक महदूद थी और उसके बाद तो सिर्फ ट्वीट पे ही लगा हुआ है। इमरान खान देखें आप, वहाँ के वजीर खारिजा देखें कसूरी साहब, तो कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तानी पॉलिसी थी उसको भारत सरकार ने बहुत पीछे तक धकेला है और कहीं ना कहीं ये जो एक फेलियर है पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी जो है वो फेल हो चुकी है। लेकिन उसके दूसरे तरफ आप देखेंगे भारत भी इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के, चूंकि कश्मीर में एक अरसे से लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बंद किया है, डेमोक्रेसी तो है ना के बराबर है इस पूरे खित्ते में। इसलिए हिंदुस्तान की भी, इस सरकार की भी डोमेस्टिक पॉलिसीज पर इंटरनेशनल इतराजात हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए ले दे के सिर्फ वही इतराज एक सहारा बना हुआ है जिसको लेकर पाकिस्तान अपनी कहीं ना कहीं बका देख रहा है या अपने मुस्तकबिल में, जिस तरह कहते हैं कि वो डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर को लेकर बनी हुई है। और गलवान वैली वाला एपिसोड जब से हुआ है लद्दाख के अंदर, तो मैं मुसलसल देख रहा था पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में और फिर पाकिस्तानी एनालिस्ट वगैरह भी, तो कोई बेस तो नहीं है आर्ग्यूमेंट का, लेकिन यही है कि ये एक तवक्का वो जाहिर कर रहे हैं कि चीन थोड़ा सख्त मौकिफ अपनाए। लेकिन चीन की तरफ से भी, क्योंकि चीन हमेशा अपने मुफादात को सबसे पहले, हर मुल्क अपने मुफादात को सबसे पहले रखता है और चीन भी अपने मुफादात को रखे, और चीन ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ हालात को खराब करना उसके फेवर में नहीं है। सिर्फ चीन ये दिखाना चाहता है कि हमारी बालादस्ती है इस खित्ते में, और मैं ही एक यूनिपोलर एशिया की बात जो है वो चीन बताना चाहता है कि मैं इस खित्ते का जो है वो मैं ही बॉस हूँ और हिंदुस्तान इसमें बॉस ना बनने की कोशिश करे। ये चाइना जाहिर करना चाहता है। अच्छा, इस वक्त में जब लद्दाख में ये हो रहा है तो जाहिर है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसमें करगिल भी आता है और खुद लेह भी आता है लद्दाख रीजन में। तो इस वक्त में अवामी सतह पर इन दोनों जिलों के लोग चीन के मामले में इनका क्या रुख है, किस तरह से है, और वो कितना कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या ये कि प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ देने की बात किस तरह से सोच रहे हैं। फौजी कार्रवाइयों के अलावा भारत की तरफ से जो भी कुछ फौजी जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है या वहां डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, अवामी सतह पर कितने इंटीग्रेटेड हैं करगिल के और लेह के लोग? सर, जहां तक आपको मालूम है कि इस पूरे खित्ते के लोगों ने हमेशा जब जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है बेशबहा कुर्बानियां दी हैं, और इस देश को जब जब भी जरूरत पड़ी है लोगों ने वफादारी का सबूत दिया है। आप कारगिल की जंग ले लें, 62 की जंग लें, 65 में, 71 में भी यहाँ हालात खराब रहे। लेकिन जब जब इस इलाके के लोगों को हुक्मरानों की जरूरत पड़ी, देश की जरूरत पड़ी, तो देश में जो हुक्मरान जब भी रहे हैं उन्होंने हमेशा पीठ दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भी देखेंगे कि जो कुछ भी एतराज हमारी सरकार पर अगर पॉलिसीज पे किया जा रहा है, तो उसमें से एक एतराज जो, और सबसे बड़ा एतराज ये है कि यहाँ की के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेशनल सिक्योरिटी से। और आप देखें हमारे यहाँ कारगिल जैसे हसास इलाके में न इस वक्त यहाँ कमर्शियल जहाज चल रहा है, न यहाँ कोई जोजिला टनल की एक मांग है जो 50 साल से चल रही है। यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग यही मांग करते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन इसका हर साल टेंडरिंग होती है। और मोदी साहब ने तो पिछली बार महबूबा मुफ्ती जब सरकार में थी तो उस वक्त लेह आए और बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन करके भी चले गए और कहा कि ये जो 7
साल का जो टनल है, हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए 5 साल में मुकम्मल करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई पुरसान ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, कोई वर्क एग्जीक्यूशन कुछ है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली सरकार को इन चीज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बारे में थोड़ा संजीदगी का मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत है। आप देखें कि आज गलवान वैली साइड में या जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें रुकावट आ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से है। चाहे आप लेह के अंदर देखें, आप हमारे करगिल के अंदर देखें, द्रास है, ज़ंस्कार है, नुब्रा वैली है, हर जगह गर्ज़ हर जगह जो है रोड कनेक्टिविटी का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर करगिल जैसे इलाके में, हसास इलाके में यहाँ 6 महीना जो है ये इलाका पूरे पूरे मुल्क से मुनक़ता रहता है। इस इलाके को ज़मीनी सतह पर और हवाई सतह पर जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और संजीदगी से मुज़ाहिरा नहीं करती, हुकूमत संजीदगी से इन मामलात को नहीं लेती। लेकिन जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो फिर चूँ तरफ़ा इसी सिलसिले में बात की जाती है, हालात ठंडे हो जाते हैं, हालात ठीक हो जाते हैं, तो एक अरसा याद रहता है, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। तो हुकूमत को इस चीज़ के लिए एक लॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, लोग मज़बूती के साथ सरकार के साथ तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद आपको बताऊँ कि हमारे कारगिल के लोग आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के सख्त मुखालिफ हैं और आज भी उनके दिलों में ये जो चोट लगी है, बिट्रेयल हुआ है उनके साथ, उसको उसको बिल्कुल वो संजीदगी से ले रहे हैं। जो बाइफरकेशन हुआ है, वो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती यूनियन टेरिटरी थोप दी गई है। लेकिन उन तमाम इख्तिलाफ़ात ये तमाम इख्तिलाफ़ात रहे हैं और रहेंगे आइंदा भी। लेकिन उसके बावजूद जो जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जहाँ तक देश हित की बात है, उसके लिए हम ये तमाम इख्तिलाफ़ात भी भूल कर देश के साथ खड़े हैं। जी, जी। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम तकनीक की वजह से कोई और लंबी बात हम नहीं जारी रख पा रहे। आपने बहुत ही अहम बातें भी बताया कि लेह और करगिल के लोग ये इख्तिलाफ होने के बावजूद कि ये यूनियन टेरिटरी अलग बनी है, 370 हटा है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमेशा साथ देते रहे हैं फौज का और इसी तरह से साथ देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।